नमस्कार दोस्तों। आज ग्लोबल मार्केट में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। साउथ कोरिया का प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स कोस्पी सिर्फ 48 घंटों के अंदर लगभग 15% गिर गया। लंबे समय बाद मार्केट में सर्किट ब्रेकर्स ट्रिगर हुए और एक ही सेशन में लगभग 270 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे तेज बढ़ते मार्केट्स में से एक अचानक इतनी तेजी से नीचे आ गया। मार्केट में सामान्य चर्चा यह है कि इसका कारण मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है। ईरान से जुड़े तनाव, हॉर्मस ट्रेड को लेकर बढ़ती चिंता और ऑयल प्राइसेस का $80 के ऊपर जाना, इन सब ने ग्लोबल सेंटिमेंट को प्रभावित किया है। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा जाए तो इसके पीछे एक और बड़ा स्ट्रक्चरल कारण दिखाई देता है। साउथ कोरिया दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सैमसंग और एसके हाइनिक्स मिलकर ग्लोबल ड्रैम मेमोरी प्रोडक्शन का लगभग 67% और हाई बैंडविड्थ मेमोरी का लगभग 80% हिस्सा नियंत्रित करते हैं। आज पूरी दुनिया में जो एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, एनवीडिया के एआई चिप्स, गूगल के टीपीयू सिस्टम्स और हाइपरस्केल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को चलाने के लिए जिस मेमोरी की जरूरत है उसका बड़ा हिस्सा साउथ कोरिया में बनता है। लेकिन साउथ कोरिया की इकोनॉमी की एक बड़ी कमजोरी भी है। ये देश अपनी लगभग 97% एनर्जी इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और ऑयल सप्लाई राउट्स जैसे हॉर्मज स्ट्रेट पर खतरा पैदा होता है तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर तुरंत दबाव बन सकता है। अगर ऑयल महंगा होता है तो सबसे पहले एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है। इससे हाउस होल्ड्स पर बोझ बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं और सेंट्रल बैंक के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी ग्लोबल हेडलाइंस में एनर्जी डिसरप्शन का डर आता है, साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट अक्सर सबसे पहले रिएक्ट करता है। बिहेवियरल मार्केट स्टडी के अनुसार जब एशिया के बड़े मार्केट्स में अचानक गिरावट आती है तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बनता है। इस स्थिति में इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। इसी कारण ऐसे फेजेस में गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स में एक्टिविटी बढ़ सकती है। ऐसे ग्लोबल शॉक्स के दौरान मेटल्स में अक्सर एक 3 चरण वाला बिहेवियर देखने को मिलता है। पहला फेज होता है शॉक फेज। जब अचानक न्यूज आती है और मार्केट्स में पैनिक होता है तो लिक्विडिटी प्रेशर के कारण कई एसेट्स में तेजी से वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। कभी कभी इस फेज में गोल्ड में भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस दिखाई दे सकते हैं। दूसरा फेज होता है फेयर हेज फेज। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल रिस्क को समझने लगते हैं तब सेफ हेवन एसेट्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इस समय एनर्जी और जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस मेटल्स की एक्टिविटी को प्रभावित कर सकती है। तीसरा फेज पॉलिसी एक्सपेक्टेशन फेज होता है, जब मार्केट ये समझने की कोशिश करता है कि सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे। तब मेटल्स में सस्टेन्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बिहेवियरल स्टडी के अनुसार इस टाइम एनर्जी में एक्टिविटी बढ़ सकती है और वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। सिल्वर का बिहेवियर अक्सर गोल्ड से अलग और अधिक रिएक्टिव होता है क्योंकि सिल्वर केवल प्रेशियस मेटल नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस बदलने पर इसमें स्पाइक्स और फास्ट रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। इन सब घटनाओं से हमें ये समझ में आता है कि ग्लोबल मार्केट्स आज कितने इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। एशिया का मार्केट क्रैश, मिडिल ईस्ट टेंशन और एनर्जी प्राइसेस, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर ग्लोबल फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मार्केट को केवल प्राइस चार्ट से नहीं बल्कि ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट और बिहेवियरल पैटर्न से समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको इस तरह की डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियरल एनालिसिस पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।